बदावत मांगी सेनानी, सिर काट देती हो क्षत्राणी। कहानी शुरू होती है मेवाड़ से कुछ दूर रूपनगराज से। यहाँ की राजकुमारी थी चारुमती, जो अपनी असाधारण सुंदरता के साथ साथ अपने धार्मिक दृढ़ संकल्प के लिए भी जानी जाती थीं। बाहर एक बुढ़िया कई तरह की तस्वीरें बेच रही थीं। चारुमती को भगवानों और प्राचीन राजाओं की वो तस्वीरें बेहद पसंद आईं और उन्होंने अपनी सहेलियों को भेजकर कुछ तस्वीरें मंगवा लीं। तभी उस बुढ़िया ने एक खास तस्वीर उठाते हुए चारुमती से कहा, राजकुमारी, आपने इतनी तस्वीरें खरीदी हैं तो आपको इनकी भी तस्वीर लेनी चाहिए। चारुमती ने पूछा, ये कौन है? ये हैं हिंदुस्तान के बादशाह आलमगीर औरंगजेब। चारुमती ने तस्वीर बुढ़िया से ले ली, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर गुस्सा और दृढ़ता थी। सहेलियों, सब मिलकर इस तस्वीर को जूतों और चप्पलों से मारो। उस बादशाह जो पूरे हिंदुस्तान को अपनी क्रूरता से डरा रहा था, उसकी तस्वीर को रूपनगरस की एक राजकुमारी ने रौंद डाला। चारुमती ने फटी हुई तस्वीर वापस उस बुढ़िया को दी और एक संदेश दिया जो सीधे दिल्ली के तख्त तक पहुंचने वाला था। जाओ, अपने बादशाह को कह देना कि ये तस्वीर रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने फाड़ी है। वह तुम्हारे बादशाह से नहीं डरती। बुढ़िया यह संदेश लेकर दिल्ली पहुंची। संदेश सुनते ही औरंगजेब आग बबूला हो गया। एक छोटी सी रियासत की राजकुमारी का यह दुस्साहस उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने इसे अपने साम्राज्य और सम्मान पर हमला माना। क्रोध में उसने तुरंत रूपनगर के राजा चारुमती के पिता को एक धमकी भरा पत्र लिखवाया। रूपनगर के राजा, तैयारी कर लेना, मैं जल्द ही तुम्हारी पुत्री से निकाह करने आ रहा हूं। यह मेरा आदेश है। आपका होने वाला दामाद औरंगजेब। औरंगजेब की मंशा स्पष्ट थी, शक्ति से चारुमती को अपनी बेगम बनाना और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना। औरंगजेब का पत्र रूपनगरश पहुंच चुका था। रूपनगरश एक छोटा सा राज्य था। उसके राजा जानते थे कि वे हिंदुस्तान के बादशाह की सेना का सामना कतई नहीं कर सकते। विद्रोह का मतलब था तबाही और मौत। राजकुमारी चारुमती इस जबरन शादी के खिलाफ थी, लेकिन उनके पिता पर डर हावी था। बहुत हो चुका चारुमती, तुम्हारी उस बचकानी हरकत की वजह से आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। हम औरंगजेब की सेना का सामना नहीं कर सकते, तुम्हें यह शादी करनी ही होगी। पिता की निराशा और आत्मसमर्पण देखकर चारुमती टूट गई, पर हार नहीं मानी। उन्हें हर हाल में अपने धर्म और सम्मान की रक्षा करनी थी। तभी निराशा के उस अंधेरे में चारुमती के कानों तक एक उम्मीद की किरण बनकर एक खबर पहुंची। एक ऐसी घोषणा जो पूरे राजपूताना में गूंज रही थी। महाराणा राज सिंह ने शपथ ली है कि वे मुगलों से खतरे में पड़ी हर बेटी और बहन के सम्मान की रक्षा करेंगे। चारुमती जानती थी कि अब केवल मेवाड़ का स्वाभिमानी महाराणा ही उन्हें इस संकट से बचा सकता है। यह घोषणा राज सिंह की धर्म के प्रति अटूट निष्ठा को दर्शाती थी। और बिना एक पल गंवाए राजकुमारी चारुमती ने महाराणा राज सिंह को एक गुप्त पत्र लिखने का निर्णय लिया। अब चारुमती के पास एक ही रास्ता बचा था, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को अपनी अंतिम पुकार भेजना। उन्होंने एक गुप्त संदेशवाहक के हाथ महाराणा को एक मार्मिक पत्र भिजवाया। उस पत्र में उन्होंने पूरी कहानी बताई और औरंगजेब के पत्र की धमकी का भी जिक्र किया। चारुमती की पुकार औरंगजेब के अहंकार के सामने एक खुली चुनौती थी। महाराणा राज सिंह ने रूपनगरश जाने से पहले सीधे बादशाह औरंगजेब को एक कड़ा पत्र भेजा। दिल्ली के बादशाह, तुम जिस कन्या से शादी करने आ रहे हो उससे पहले ही मेरा विवाह तय हो चुका है, इसलिए तुम यहां आकर अपना समय खराब मत करो और शांत रहो। यह पत्र सीधे औरंगजेब के अहंकार पर चोट थी। कुछ ही समय बाद औरंगजेब का जवाब मेवाड़ पहुंचा। यह पत्र पढ़ते ही महाराणा राज सिंह का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तुर्क बादशाह उन्हें, एक क्षत्रिय महाराणा को उनके धर्म और कर्तव्य से दूर रहने को कह रहा था। राज सिंह ने अब बातचीत खत्म कर दी और सीधे युद्ध का मैदान तय कर दिया। उन्होंने औरंगजेब को एक अंतिम संदेश भिजवाया, महाराणा राज सिंह का अंतिम पत्र। औरंगजेब के लिए केवल एक चुनौती नहीं बल्कि विद्रोह था। औरंगजेब कहता है, मेवाड़ का घमंड अब मिट्टी में मिलाया जाएगा। तुरंत सेना को कूच करने का आदेश दिया जाए। अजमेर से होते हुए मेवाड़ की सीमाएं रौंद डालो। उस राजकुमारी को यहां घसीट कर लाओ। औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना को तैयार होने का आदेश दिया। मुगल सेना का लक्ष्य स्पष्ट था, अजमेर से निकलकर रूपनगरेश और मेवाड़ के बीच महाराणा को रोकना।
इधर मेवाड़ में महाराणा राज सिंह ने अपने कुछ विश्वसनीय सामंतों के साथ मिलकर एक अंतिम और जोखिम भरी रणनीति बनाई। रणनीति का उद्देश्य था समय खरीदना। महाराणा राज सिंह कहते हैं, हम सीधे रूपनगर की ओर कूच करेंगे और राजकुमारी चारुमती से विवाह करेंगे, लेकिन इस बीच मुगल सेना हमें पीछे से घेरने का प्रयास करेगी। हमारी मुख्य सेना अजमेर की तरफ बढ़ेगी। आप सभी को मिलकर उन मुगलों को अजमेर से पहले ही हर हाल में रोक कर रखना होगा। उन्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देना है। महाराणा जानते थे कि यह एक अत्यंत कठिन काम था। आप लोग तब तक डटे रहना, और अगर औरंगजेब की सेना आपसे नियंत्रित न हुई तो मैं विवाह के बाद तुरंत आप लोगों की सहायता के लिए वापस आ जाऊंगा। महाराणा राज सिंह ने अपनी मुख्य हरावल टुकड़ी के सेनापति रावत रतन सिंह चूड़ावत को एक विशेष पत्र भेजा। रावत जी, औरंगजेब हमारे ऊपर असमय युद्ध की तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी सेना लेकर तुरंत अजमेर के मुख्य द्वार पर पहुंचें और उसे अजमेर में प्रवेश करने से रोकें। मैं तुरंत युद्ध में नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि आज मेरा रूपनगर की राजकुमारी से विवाह है। जब तक मैं विवाह कर लूं तब तक आपको उसे रोकना है। उसके बाद मैं स्वयं वहां आ जाऊंगा। सलुम्बा के रावत रतन सिंह चूड़ावत का मन कर्तव्य और मोह के बीच बुरी तरह फंस चुका था। उनकी शादी बूंदी के हाड़ा शासक की बेटी सहल कंवर से हुई थी और अभी विवाह को सिर्फ 7 दिन ही हुए थे। रानी का असीम सौंदर्य और प्रेम उन्हें रणभूमि से दूर खींच रहा था। वह जानते थे कि जिस मोर्चे पर महाराणा ने उन्हें भेजा है, अजमेर के दर्रे, वहां औरंगजेब की विशाल सेना का सामना करना है। एक बार युद्ध में जाने के बाद जीवित लौटना लगभग नामुमकिन था। इस मोह और मौत के डर ने उनके शौर्य को क्षण भर के लिए कमजोर कर दिया था। इस व्याकुलता में रतन सिंह ने एक भयानक निर्णय लिया। उन्होंने महाराणा राज सिंह को युद्ध के लिए मना करने वाला एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। सहल कंवर, जिन्हें इतिहास हाड़ी रानी के नाम से जानता है, ने अपने पति को मोह में डूबा और कर्तव्य से विमुख होते देखा। वह समझ गईं कि उनकी सुंदरता ही उनके पति के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गई है। स्वामी, यह क्या कर रहे हैं आप? क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, और आप युद्ध के लिए मना कर रहे हैं। और कारण क्या है? मेरी सुंदरता। आपके इस मोह के कारण न केवल मेवाड़ संकट में आएगा, बल्कि आपके आने वाले वंश आपको धिक्कारेंगे। वे कहेंगे कि उनके पूर्वज ने एक स्त्री की सुंदरता देखकर रणभूमि में कदम नहीं रखा। और अगर आपने युद्ध से मुंह मोड़ा तो क्या होगा? आपके हाथों से हरावल का वह सम्मान हमेशा के लिए चला जाएगा। बूंदी की बेटी ने मेवाड़ के एक ऐसे सरदार से विवाह नहीं किया था जो युद्ध से डर जाए। हाड़ी रानी के ये सत्य वचन रतन सिंह चूड़ावत के सोए हुए शौर्य को जगा गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत मना करने वाला पत्र फाड़ दिया और अपनी तलवार उठा ली। रणभूमि तैयार थी। औरंगजेब की सेना तेजी से अजमेर की ओर बढ़ रही थी। इधर महाराणा राज सिंह ने रूपनगर में चारुमती से विवाह करना शुरू कर दिया था। रतन सिंह चूड़ावत रणभूमि में तो थे, पर उनका मन बार बार पीछे छूट रहा था। रानी का सौंदर्य, उनकी यादें, ये सब उनकी एकाग्रता भंग कर रहे थे। अंततः मोह ने उन्हें विवश कर दिया। रतन सिंह ने अपने एक विश्वसनीय सैनिक को बुलाया। सैनिक, तुम तुरंत रानी महल जाओ। महारानी तक हमारा यह संदेश पहुंचाओ कि हमने उनसे हमारी कोई निशानी, सेनानी मांगी है, एक ऐसी निशानी जिसे देखकर हमारा मन इस युद्ध में लग जाए। सैनिक महल पहुंचा और हाड़ी रानी के सामने सिर झुकाकर बोला, महारानी, महाराज ने आपकी कोई खास निशानी मांगी है ताकि उनका मन इस युद्ध में लग जाए और वह पूरी ताकत से लड़ सकें। हाड़ी रानी समझ गई कि उनके पति का मोह अब भी उनकी तलवार को कमजोर कर रहा है। राज्य और धर्म बचाने के लिए अब केवल एक ही रास्ता बचा था। दासी, एक स्वच्छ थाल लेकर आओ और मेरी शादी के वस्त्रों में से मेरी लाल चुनरी लेकर आओ। अब वह क्षण आया जिसने हाड़ी रानी को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। सहेल कंवर ने अपनी शाही तलवार उठाई और एक झटके में अपना धड़ से अलग कर दिया। पास में खड़ी दासी ने कांपते कांपते उनका शीश उस थाल में रखा और उसके ऊपर उनकी शादी की लाल चुनरी रखी। रोते रोते वह उस सैनिक के पास पहुंची और उसे कहा, यह निशानी महाराज तक पहुंचा दो। उनसे कहना कि रानी ने अब हमेशा के लिए आपके लिए राह खोल दी है। हाड़ी रानी की अंतिम निशानी लेकर सैनिक रावत रतन सिंह चूड़ावत के पास पहुंच गया। युद्ध शुरू होने ही वाला था। रतन सिंह ने उत्सुकता से उस थाल के ऊपर रखी लाल चुनरी हटाई। चुनरी हटते ही रतन सिंह और पास खड़े सभी सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। थाल में हाड़ी रानी का कटा हुआ शीश है।
जिसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान है। जो निशानी उन्होंने पत्नी मोह में मांगी थी वह उनके मोह को हमेशा के लिए काटने वाला बलिदान था। पास खड़े सभी सैनिक और स्वयं रतन सिंह आश्चर्य, सदमे और ग्लानि से भर उठे। रतन सिंह के चेहरे पर भारी पछतावा दिखाई देता है। रतन सिंह अपने सभी दुहक और मोह को त्याग देते हैं। उनकी आंखों में अब सिर्फ बलिदान का सम्मान और दुश्मन के प्रति रौद्र क्रोध है। रतन सिंह ने तुरंत उस कटे हुए शीश के बालों को पकड़ा और उसे अपने गले में माला की तरह बांध लिया। अब उनके गले में उनकी अमर रानी की निशानी थी, जिसने उन्हें हर मोह से मुक्त कर दिया था। रतन सिंह अपनी सेना की ओर मुड़ते हैं। उनके गले में रानी का शीश दिखाई देता है। वह दहाड़ते हैं। युद्ध शुरू होता है। मेवाड़ की सेना भयंकर जोश और शौर्य के साथ मुगल सेना पर टूट पड़ती है। रतन सिंह चूड़ावत स्वयं साक्षात काल की तरह लड़ते हैं। मेवाड़ की सेना अपने सेनापति के गले में बलिदान की उस निशानी को देखकर पागलों की तरह लड़ी। दिल्ली की विशाल सेना इस अप्रतिम शौर्य के सामने टिक नहीं पाई। उन्होंने मुगल सेना को 1 इंच तक भी आगे नहीं बढ़ने दिया। मुगल सेना पीछे हटती है। मेवाड़ के सैनिक जीत का जयकारा लगाते हैं। रतन सिंह चूड़ावत थके हुए पर विजयी खड़े हैं। अंत में रावत रतन सिंह चूड़ावत ने यह युद्ध जीत लिया। राजस्थान और भारत के ऐसे ऐतिहासिक किस्से सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।